गजानन गणेश जी महाराज को प्रणाम करता हूँ, माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ, शक्ति स्वरूपा माँ घाटे रानी को प्रणाम करता हूँ। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राज सिंह हाड़ा रिद्धि सिद्धि एजुकेशन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हिंदी ग्रामर पढ़ रहे हैं और हिंदी ग्रामर में शब्द रूपांतरण हमारा टॉपिक चल रहा है। शब्द रूपांतरण में आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कारक। इसकी 2 क्लासें होंगी। एक क्लास में कारक पूरा नहीं हो सकता, जितना शॉर्ट कर सकते हैं उतना शॉर्ट करने के बाद भी 10 से 15 मिनट की 2 क्लासें होंगी। एक क्लास में भी पूरा करवाया जा सकता है, पर YouTube पे मेरी कुछ सीमाएं हैं। अभी मैं केवल इतने शॉर्ट वीडियो ही डाल पाता हूँ, 10 से 15 मिनट तक के वीडियो ही डाल पाता हूँ। इस वजह से मैं इसको 2 क्लास में करवाऊँगा, परंतु ये वादा है मेरा आपसे कि आप मेरे 2 वीडियो पढ़कर कारक का प्रश्न किसी भी एग्जाम में गलत नहीं करके आएंगे। इसी विश्वास और इसी हौसले, इसी जुनून के साथ शुरू करते हैं कारक। कारक की परिभाषा देखेंगे। जब किसी संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों विशेषकर क्रिया के साथ। जब किसी संज्ञा, परिभाषा पढ़ रहे हैं हम कारक की। कारक क्या है? जब किसी संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा ऑब्लिक सर्वनाम, संज्ञा भी हो सकता है सर्वनाम भी हो सकता है, पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों विशेषकर क्रिया, अन्य शब्दों के साथ संबंध बताएगा, मगर विशेषकर फोकस किस पे रहेगा? क्रिया के साथ जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। जिसकी वजह से संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों या क्रिया से, विशेषकर क्रिया से जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। जैसे यहाँ देख दिया मैंने, पेड़ से पत्ता गिरता है। अगर मैंने यहाँ से हटा दिया, पेड़ पत्ता गिरता है, तो संज्ञा इसमें पेड़ है, पत्ता है, गिरता क्रिया है, बट यहाँ पर कोई संबंध स्थापित नहीं हुआ, वाक्य अशुद्ध हो गया। वाक्य अशुद्ध हो गया, कारक संबंधी अशुद्धि आ गई। अगर यहाँ मैं लगा देता हूं पेड़ से, देखो वाक्य का अर्थ निकल गया, पेड़ से पत्ता गिरता है, मतलब पत्ता पेड़ से अलग हो रहा है। तो यही कारक है, यही उसकी विभक्ति है, यही शब्द है, यही कारक शब्द है जो इस पेड़ का संबंध इस गिरना से, पत्ता और गिरना दोनों से बता रहा है। तो ये क्या हो गया? कारक हो गया। अब कारक के साथ विभक्ति भी चलती है। विभक्ति क्या है? कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कारक को प्रकट करने के लिए सबसे पहले तो किसको प्रकट करना है? कारक को। किस में प्रकट करना है? तो वाक्य में। वाक्य में कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ, संज्ञा या सर्वनाम जो भी आ रहा है कर्ता के रूप में, उसके साथ जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे से आ रहा है, ने आ रहा है, का आ रहा है, की आ रहा है, में आ रहा है, पर आ रहा है, क्या आ रहा है, कौन सा चिन्ह आ रहा है, जिससे हमें यह पता चल रहा है कि यह कारक है। इसका संबंध क्रिया से है, कर्ता का संबंध क्रिया से स्थापित करने वाला कौन सा शब्द या चिन्ह है, उस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, उसे विभक्ति कहते हैं। किसमें कहते हैं? विभक्ति। कारक और विभक्ति दोनों का योग है, कारक और विभक्ति दोनों का संयोग है, दोनों साथ साथ आते हैं। अब इसका एक नोटबुक, प्रत्येक कारक का विभक्ति चिन्ह होता है 100% सही है। प्रत्येक कारक का विभक्ति चिन्ह होता है 101% सही है कि प्रत्येक कारक का विभक्ति चिन्ह होता है, परंतु यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक कारक के साथ विभक्ति का प्रयोग हो। राम पढ़ता है, जाओ बताओ इसमें कौन सा कारक है? राम पढ़ता है, मोहन सोता है, गीता गाती है, सीता नाचती है, बताओ। और इसी को मैं उल्टा कर दूं, राम ने गाया, राम ने पढ़ा, सीता ने नाचा, गीता ने खाया, यहाँ पर ने शब्द आ गया। राम पढ़ता है, सीता नाचती है, यहाँ पर नहीं आया। तो ये आवश्यक नहीं प्रत्येक कारक का विभक्ति चिन्ह होता है, ये तो आवश्यक है, ये तो जरूरी प्रत्येक कारक का विभक्ति चिन्ह होगा, बट ये जरूरी नहीं है, परंतु ये आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक कारक के साथ विभक्ति का प्रयोग हो। अब यहां से लेकर यहां तक में बोध के आधार पर कम से कम 4 से 5 प्रश्न बनते हैं। बोध के आधार पर बनाए हुए प्रश्नों को स्वयं के संज्ञान से ही हल किया जा सकता है, किसी दूसरे के ज्ञान से नहीं। और यही वो प्रश्न होते हैं जो एग्जाम में मेरिट को ऊपर नीचे करते हैं। इन्हीं प्रश्नों के आंसर सबसे ज्यादा चेंज होते हैं, ऐसे ही प्रश्नों पर सबसे ज्यादा आपत्तियां लगती है, और ऐसे ही प्रश्न होते हैं जो
प्री आंसर के में क्या होते हैं, फाइनल में क्या हो जाते हैं। इसीलिए इनको बड़ी गहराई से पढ़ना होता है। पढ़ लिया आपने, जैसे किसी संज्ञा, जब आप पढ़े तो ये देखें परिभाषा किन शब्दों पे जोर कर रही है, परिभाषा किन शब्दों पे जोर कर रही है। तो कारक की परिभाषा पढ़ रहे, जब किसी संज्ञा सर्वनाम पद का संबंध, पद मतलब शब्द होता है, पता है, तो जब किसी संज्ञा सर्वनाम पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों, चलो यहां तक तो ठीक है, संज्ञा सर्वनाम निकल गया, उसके बाद में वाक्य में क्या बचेगा, वाक्य में बचता है क्रिया, बचता है कर्म, बचता है क्रिया विशेषण अवयव वगैरह जो भी आते हैं वो सब बनते, उनसे संबंध बताता, पर विशेषकर किसके साथ बताएगा, क्रिया के साथ। भाई जोर किस पे है, क्रिया पे, के साथ जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, अब यहां पर से क्या है, तो ये से शब्द ही पत्ता बताता है, ये से शब्द ही प्रकट करता है कि इस पेड़ का संबंध इस पत्ते के गिरने से है, तो ये हमारा कारक हो गया। अब इस टाइप से हम समझ के पढ़ेंगे। फिर जैसे प्रश्न बना दिया कारक, आजकल प्रश्न सही है ये नहीं पूछा जाता, प्रश्न ज्यादातर ऐसा पूछा जाता है कि निम्न में से कारक के संबंध में कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन सही नहीं है। अब वहां पर 3 को सही करके 1 को गलत छांटना। अगर सीधा ये लिख दे कि कारक के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए या सत्य कथन का, जब 3 असत्य और 1 सत्य, ये छांटना तो सही है, मगर 3 सत्य और 1 असत्य छांटना गलत होता है, क्योंकि 3 में कंफ्यूजन हो जाता है कि यार इसमें ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर यहां से दे दिया कि कारक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध अन्य शब्दों से जोड़ते हैं, अब अन्य शब्दों की जगह सीधा सा डाल देगा कारक शब्द, कारक संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध कर्म से जोड़ते हैं, कारक संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध क्रिया से जोड़ते हैं, कारक संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध क्रिया विशेषण से जोड़ते हैं, कारक संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध किसी से नहीं जोड़ते हैं। अब चलो इसमें असत्य कथन, तो हम पढ़कर गए, अगर आपके ध्यान में ये रहेगा कि विशेषकर क्रिया, तो फिर आपको क्रिया वाला सही लगेगा, बाकी सब गलत लगेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। बट जब सही पढ़ा हुआ है कि अन्य शब्दों के साथ वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्द, अन्य शब्द में सब आ गए, विकारी शब्द भी आ गए, अवयव शब्द भी आ गए, वाक्य लंबा है उसमें अवयव यूज हो रहा है, तो वहां पर ये भी आ गए हैं, विकारी अविकारी शब्द दोनों आ गए हैं। तो यहां पर हमारा प्रश्न, अगर ऑप्शन की बात करेंगे तो नीचे आ जाता है कि वाक्य में प्रयुक्त किसी शब्द के साथ नहीं करेंगे तो हम उसको गलत कर देंगे, असत्य कर देंगे। इसी प्रकार विभक्ति के ऊपर भी कारक और विभक्ति दोनों में से मिला के पूछा जा सकता है। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त क्रिया शब्दों से करते हैं, वे शब्द जो कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं, ऐसे चिन्ह विभक्ति कहलाते हैं। प्रत्येक कारक का एक विभक्ति चिन्ह है, और नीचे लिख देंगे प्रत्येक कारक के साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो अब हम जैसे देखते हैं कि प्रत्येक कारक का विभक्ति चिन्ह होता है, तो नीचे का वो भी अपने को सही लगेगा कि प्रत्येक कारक के साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। पर नहीं, अगर हमने नियम से पढ़ा है तो हमें पता लग जाएगा, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक कारक के साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो, तो ये हमारा उसमें आंसर गलत होता है। अब हिंदी ग्रामर में कारक कितने होते हैं, तो हिंदी ग्रामर में कारक 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं, एक साइड में मैंने कारक लिखे हैं और एक साइड में उसके विभक्ति चिन्ह लिख दिए हैं, जिससे हमें वाक्य में कहीं ये लिखा हुआ नहीं आता का अपादान कारक, संप्रदान कारक, संबोधन कारक, वहां पर ये विभक्ति चिन्ह आते हैं, इनसे ही हमें पहचानना होता है। सबसे पहला है कर्ता, कर्ता ने, इसका विभक्ति चिन्ह ने, कर्म, कर्म का को, कर्ण, कर्ण कारक का विभक्ति चिन्ह से किसके लिए, जुड़ने के लिए। अगर किसी के साथ जुड़ाव हो रहा है, इससे मैं पेन से लिखता हूं, मतलब मेरा पेन से जुड़ा हुआ है, मैं पेन के सहयोग से काम कर रहा हूं, वहां पर कर्ण कारक होगा। संप्रदान के लिए, किसी के लिए, किसी जिसमें के लिए का यूज हो जाए, मैंने रमेश के लिए मिठाई लाया, तो वहां पर संप्रदान कारक। अपादान से पृथक होने के लिए, इसका विभक्ति चिन्ह भी से है और इसका विभक्ति चिन्ह भी से है, पर दोनों में अंतर यह कि ये जुड़ने के लिए, ये पृथक होने के लिए। जैसे हमने यहीं पे उदाहरण लिया था, पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है तो पत्ता पेड़ से अलग हो रहा है, पृथक होने के लिए यहाँ पर अपादान कारक होगा।
आगे चलते हैं संबंध। संबंध कैसे बनाते हैं? हमारा, तुम्हारा, अपना, आपका, उनका, मेरा, तेरा, ये शब्द संबंधवाचक होते हैं। तो संबंधवाचक शब्दों में का, के, की, आपका, आपकी, आपके, रा, रे, री, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, ना, ने, नी, अपना, अपने, अपनी, ऐसे शब्द आ जाते हैं। वहां पर संबंध कारक होगा, संबंध कारक होगा। अधिकरण, मैं, पे, पर, मैं, छत पे, छत पर, पानी में, कमरे में, अगर ऐसे आते हैं तो वहां पर अधिकरण कारक। संबोधन सीधा सा होता है, अरे ओ, किसी को संबोधित करते हैं तो हे राम, ओ श्याम, अरे इधर देखो, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये कारक है। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। कारक की परिभाषा हमने कर ली है, कारक का शब्दों से जुड़ाव कैसे होता है उदाहरण से देख लिया है, बोध के आधार पर कैसे प्रश्न बन सकते हैं ये भी देख लिए हैं, साथ में ही विभक्ति की परिभाषा भी हमने देख ली। हिंदी ग्रामर में कारक कितने होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का के गी, रारेरी, नानेनी, अधिकरण में, पर, संबोधन है, अरे ओ, ये 8 प्रकार के कारक होते हैं। ये भी हमने देख लिए। अब अगले वीडियो में प्रत्येक कारक को थोड़ा विस्तार से करके पढ़ाएंगे, क्योंकि यहां हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए पढ़ रहे हैं, तो उतनी गहराई तक तो हमें जाना पड़ेगा जहां तक एग्जामिनर प्रश्न बनाता है। इससे भी प्रश्न बनेगा, इस वीडियो से भी आपके कुछ एग्जाम के क्वेश्चन तो क्लियर हो जाएंगे। बट अब जो मैं करवाने जाऊंगा अगले वीडियो में, उसमें आपके आरएस प्री, आरएस मेंस तक के लेवल के क्वेश्चन आंसर क्लियर हो जाएंगे। इसी आशा के साथ अगर आपको क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक इसको शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका फ़ायदा उठा सकें। और ध्यान रहे, तैयारी शुरू कर दे, इतने सारे एग्जाम आ जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे किसकी तैयारी करूँ किसकी छोड़ूँ। और हिंदी वो सब्जेक्ट है जो सभी एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं है जिसमें हिंदी नहीं पूछा जाता हो, चाहे वेटेज कम होता होगा, किसी में वेटेज कम होता है, किसी में वेटेज ज्यादा होता है, बट हिंदी जरूर पूछा जाता है। तो हिंदी ग्रामर पर विशेष फोकस कीजिए। ये मत सोचे कि मैंने स्कूल में पढ़े वही चैप्टर है, थोड़ा चेंज होता है, समय के साथ साथ इनमें परिवर्तन होता रहता है, प्रश्नों की प्रकृति चेंज होती रहती है। तो ऐसा नहीं हो जाए कि हम सिलेक्शन से दूर हो जाएं। इसी आशा के साथ कि आप मेरा कहना जरूर मानेंगे, आप पढ़ाई करना शुरू करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।